राजधानी में सड़कों के चौड़ीकरण या फिर कहा जाए जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके मद्देनजर अमूमन देखने को मिलता है कि कुछ जमीनों का अधिग्रहण करना होता है, कुछ भवन इस रास्ते में आ रहे होते हैं जिनका ध्वस्त करना होता है और साथ ही साथ उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए मुआवजा राशि दी जाती है। इसको लेकर के जेडीए प्रशासन के सामने कई बार तकलीफें आती हैं, कई बार कुछ परेशानियां आती हैं जिनको हल करने के लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। उन्हीं नॉर्म्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी गौरव गोयल। उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कई प्रोजेक्ट्स जब रजामंदी नहीं हो पाती, काश्तकार हो, किसान हो, कोई अन्य पर्सन हो और जेडीए के बीच में जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनमें रजामंदी नहीं हो पाती है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह के काम या किस तरह के जो नॉर्म्स हैं वो बने हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एलिवेटेड रोड्स हैं, अंडरपासेस हैं, उनमें मिनिमम लैंड एक्विजिशन हो, मिनिमम डिस्टरबेंस हो। इसलिए स्लीक स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स प्लान किए जा रहे हैं जिससे कम से कम लोगों को डिस्टर्ब करना पड़े। दूसरा, जहाँ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रैफिक के लिए, सेफ्टी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना आवश्यक है और रोड वाइडनिंग किया जाना आवश्यक है, नई रोड्स निकाला जाना आवश्यक है, तो उसमें जहाँ एक तरफ कंपलसरी लैंड एक्विजिशन के प्रोविजंस हैं, वहीं साथ में ही जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की धारा 44 के तहत आपसी सहमति से भी भूमि क्रय करने के प्रावधान है। उसमें काश्तकारों को जिनकी लैंड एक्वायर की जाती है, उनकी लैंड कितनी चौड़ी सड़क पे स्थित है, क्या प्रकृति है लैंड की, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अकॉर्डिंगली वर्तमान जो मार्केट रेट है उससे वैल्यूएशन कर उसके एवज में कैश कॉम्पनसेशन की एवज में डेवलप लैंड का भी प्रस्ताव दिया जाता है। विशेषकर जो सेक्टर रोड्स का डेवलपमेंट है उसमें 25% सेक्टर कमर्शियल का प्रावधान है, तो उसी काश्तकार को रोड डेवलप होकर डेवलप लैंड अनडेवलप्ड लैंड के लिeu में डेवलप लैंड कंपनसेशन के रूप में दी जाती है। सर इसमें क्या प्रावधान है? क्या 20%, 5% कुछ इस तरह का रेजिडेंशियल और कमर्शियल का है? बिल्कुल, जो इसमें जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके तहत विभिन्न विकल्प हैं जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग विकल्प काम में लिया जाता है। सामान्य रूप से यदि एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की जाती है तो उसके मुआवजे के रूप में 25% डेवलप्ड लैंड, 20% रेजिडेंशियल और 5% कमर्शियल लैंड का प्रावधान है। परंतु यदि रिंग रोड पे लैंड एक्वायर की गई है तो रिंग रोड में एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में 25% मिक्स्ड लैंड यूज़ की विकसित भूमि किसानों को, काश्तकारों को, खातेदारों को दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से यदि किसी सेक्टर रोड पे लैंड एक्वायर की जाती है और वहीं सेक्टर कमर्शियल का प्रोविज़न है तो उसी सेक्टर रोड पे सेक्टर कमर्शियल में 25% का प्रावधान किया है। यदि किसी योजना में अप्रोप्रिएट रेजिडेंशियल लैंड अवेलेबल नहीं हो तो 20+5 की जगह 15% कमर्शियल लैंड भी दी जा सकती है, और यदि कमर्शियल लैंड अवेलेबल नहीं हो तो 20 रेजिडेंशियल और 5 कमर्शियल के स्थान पर 30% आवासीय लैंड भी दी जा सकती है। कुछ जगह देखने को मिलता है कि आप लोग शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर ज़मीन नहीं है या उसी प्रोजेक्ट के आसपास ज़मीन नहीं है तो उनको शिफ्ट किया जाता है। उस दौरान क्या स्थिति देखने को मिलती है? किस तरह से उनको डीएलसी रेट पर या फिर किस हिसाब से उनको ज़मीन या मुआवजा दिया जाता बिल्कुल, जो भूमि का स्वामित्व जिस व्यक्ति या जिस संस्था के नाम पर है उन्हें तो भूमि का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही यदि कोई स्ट्रक्चर्स है तो उसका प्रेजेंट बीएसआर रेट्स पे वैल्यूएशन करके स्ट्रक्चर्स का भी मुआवजा दिया जाता है। कई बार ऐसा प्रकरण आते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग के लोग मकान बनाकर रह रहे हैं तो उनको पुनर्वास नीति के तहत प्रयास किया जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मकान या आवास नियर बाय उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनका जीवन नियमित रूप से चलता रहे और उनको एक रिहैब के रूप में वो उपलब्ध कराने के बाद ही उस लैंड को एक्वायर करने की कार्रवाई की जाती है।